नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 जुलाई सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू। हरियाणा में जींद से सोनीपत तक 89 किलोमीटर का रूट। पीएम बोले, यह दुनिया में सबसे लंबी और ताकतवर। हरियाणा सरकार ने किसानों को सुनाई बड़ी खुशखबरी। फैमिली आईडी से जुड़ा ये बड़ा मामला। किसानों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। यूरिया पर नई नीति को मिली मंजूरी। देश में जल्द चलेंगे प्लास्टिक नोट। आरबीआई ने जारी किया टेंडर। 10 और 20 रुपए के नोटों से शुरू होगा ट्रायल। हरियाणा एसएससी ने जारी किया पीएचडी कार्यक्रम। ऐसे करें अपना नाम चेक। पीएम मोदी ने किया महर्षि चौहान मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण। नारनौल में मौजूद रही स्वास्थ्य मंत्री आरती राव। भिवानी में 24 तारीख को बीजेपी सांसदों के दफ्तरों का घेराव। स्मार्ट मीटर और खाद्य संकट पर भड़के किसान। ट्रंप व मोदी के पुतले फूकेंगे। हरियाणा में 20 व 21 जुलाई से मिलेंगे 12वीं के प्रमाण पत्र। डीईओ कार्यालय के जरिए बांटे जाएंगे। नहीं मिलने पर बोर्ड मुख्यालय से संपर्क कर सकेंगे। जेजेपी व आईएनएलडी में कॉकरोच पार्टी को समर्थन देने की होड़। अर्जुन चौटाला से पहले ही जंतर मंत्र पहुंचे दुष्यंत व दिग्विजय चौटाला। नामात्र खर्चे पर लीजिए केरल का टूर का मजा। आईआरसीटीसी लेकर आया शानदार केरला टूर पैकेज। मैक्सिको में 7.4 तीव्रता का भूकंप। सुनामी का खतरा बढ़ा। 10 लाख लोगों के लिए अलर्ट जारी। और गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां राज्य बनाने की तैयारी। विधानसभा में प्रस्ताव पास। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। राहत की बात यह भी है कि 20 जुलाई के बाद मानसून दोबारा से सक्रिय होने की संभावना है, जिससे कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। लोगों को दिन के समय तेज धूप और अधिक नमी के कारण अभी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तापमान की बात करें तो भिवानी 42 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म जिला रहा, तो रोहतक में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। इसके अलावा हिसार में 39.4 डिग्री तो सिरसा और गुरुग्राम में 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार लोगों को उमस और गर्मी से राहत के लिए 20 जुलाई तक इंतजार करना पड़ सकता है। हरियाणा सरकार ने छोटे किसानों और पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। अब ई खरीद के माध्यम से 5 लाख रुपए तक की फसल बिक्री को फैमिली आईडी की आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का डेटा भी परिवार पहचान पत्र यानी PPP में आय निर्धारण का आधार नहीं माना जाएगा। इस फैसले से हजारों पात्र किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के आधार पर दर्ज फसल बिक्री मूल्य को परिवार की आय में नहीं जोड़ा जाएगा। इससे छोटे और मध्यम किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में यूरिया की मांग हर साल तकरीबन 5% की दर से बढ़ रही है। पिछले एक दशक में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाले 6 नए यूरिया संयंत्र भी शुरू किए गए हैं, लेकिन बढ़ती मांग को देखते हुए उत्पादन क्षमता बढ़ाना भी अब जरूरी हो गया है। सरकार के अनुसार नई निवेश नीति के तहत अब तक 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं। इनमें से 4 संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों तो वहीं 2 निजी कंपनियों द्वारा लगाए गए हैं। अब इस क्षेत्र में नए निवेश को और अधिक गति मिलेगी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नई नीति से प्रत्येक नई यूरिया संयंत्र पर करीब 250 करोड़ रुपए तक की बचत होने का अनुमान है। इससे परियोजनाओं की लागत घटेगी, निवेश बढ़ेगा और सब्सिडी प्रबंधन अधिक स्थिर व अनुमानित बनेगा। यह नीति देश को यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध करवाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत महिला कांस्टेबल भर्ती यानी कैटेगरी 2 से जुड़ा बड़ा अपडेट जारी किया है। आयोग ने फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी PMT में सफल अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्ट जारी कर दी है। इसी के साथ फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी PST का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार महिला पुलिस कांस्टेबल कैटेगरी 02 के लिए PST का आयोजन 20 जुलाई 2026 से किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का नाम PMT क्वालिफाइड सूची में शामिल है, उन्हें निर्धारित तिथि और समय पर अपने
अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे पीएसटी में शामिल होने से पहले अपना शेड्यूल और अन्य जरूरी दिशा निर्देश ध्यानपूर्वक सावधानी से पढ़ लें। निर्धारित समय पर रिपोर्टिंग करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की देरी होने पर अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित होना पड़ सकता है। पीएमटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की सूची और पीएसटी शेड्यूल हरियाणा एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन जींद से सोनीपत के लिए रवाना हुई। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। इससे पहले जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। पीएम मोदी ने कहा, जींद सोनीपत के बीच चलने वाली यह ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। इस ट्रेन को भारत के इंजीनियरों ने डिजाइन किया है और भारत की कंपनी ने इसे बनाया है। 10 कोच वाली यह ट्रेन जींद सोनीपत रूट पर 14 स्टेशनों के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसका किराया 5 रुपए से लेकर 25 रुपए के बीच रखा गया है। ट्रेन 89 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे में पूरा करेगी। पहले दिन यह ट्रेन सुबह 11:22 पर जींद के लिए चली और ठीक 2 घंटे बाद यानी दोपहर 1:22 पर सोनीपत पहुंच गई। सुबह 11:20 पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जींद रेलवे स्टेशन पर हाइड्रोजन ट्रेन को सोनीपत के लिए रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिलहाल यह ट्रेन तकरीबन 90 किलोमीटर के रूट पर चलेगी, लेकिन भविष्य में इसके विस्तार की अपार संभावनाएं है। वहीं जींद से सोनीपत के बीच चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन है। इसकी क्षमता की बात करें तो 3200 हॉर्स पावर का इसका इंजन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे हाल ही में इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करके लौटे हैं। इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। एक विषय ऐसा भी है जिसकी अधिक चर्चा नहीं हुई। भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों के साथ मिलकर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और खेलों से जुड़े कई अन्य क्षेत्रों में मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा कि इन सहयोगों का सबसे अधिक लाभ हरियाणा के युवाओं और खिलाड़ियों को मिलेगा। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय खेल नीति, खेलो इंडिया अभियान और ओलंपिक की तैयारियों के लिए खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहायता उपलब्ध करवाई है। वहीं हरियाणा की भाजपा सरकार भी राज्य में खेलों और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो इसका असर भी भारत पर पड़ेगा, क्योंकि इसी समुद्री मार्ग से देश में पेट्रोल, डीजल और खाद्य समेत कई जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में अभी केवल 3 से 4 देशों के पास ही हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की क्षमता है और वहां भी ये तकनीक अभी शुरुआती दौर में है। ऐसे में भारत की हाइड्रोजन तकनीक और क्षमता पूरे देश के लिए गर्व की बात है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा मार्च 2026 के विद्यालयी, गुरुकुल एवं विद्यापीठों के परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र अथवा कंपार्टमेंट या अनुत्तीर्ण कार्ड और माइग्रेशन प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड के अनुसार ये दस्तावेज 20 जुलाई से प्रदेश के सभी शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ कार्यालयों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। बोर्ड अध्यक्ष शंकरलाल धूपड़ एवं सचिव मुनीष शर्मा ने बताया कि विद्यालयों, गुरुकुलों और विद्यापीठों के मुखिया 20 जुलाई को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक तथा 21 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अपने विद्यार्थियों के लिए प्रमाण पत्र, कंपार्टमेंट या अनुत्तीर्ण कार्ड और माइग्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि भिवानी जिले के विद्यालयों के प्रमाण पत्र या कंपार्टमेंट या अनुत्तीर्ण कार्ड एवं माइग्रेशन प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बजाय बोर्ड मुख्यालय के कमरा नंबर 98 से वितरित किए जाएंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बिना प्राधिकरण पत्र के किसी भी व्यक्ति को प्रमाण पत्र नहीं दिए जाएंगे। यदि निर्धारित तिथियों पर प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए जाते हैं तो 21 जुलाई के बाद उन्हें बोर्ड मुख्यालय से लिया जा सकेगा। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर के साथ लगते गांव कोरियावास में बने महर्षि च्यवन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं राव तुलाराम अस्पताल का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस मौके पर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव कोरियावास कॉलेज में मुख्य अतिथि रही। जींद के एकलव्य स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल रहे। वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरियावास मेडिकल कॉलेज व राव तुलाराम अस्पताल का शुभारंभ किया तथा अपने संबोधन में कॉलेज व अस्पताल दोनों का जिक्र भी किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज के विकास के लिए वर्ष 2026-27 में 141 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई ओपीडी सेवाओं में अब तक लगभग 38,000 मरीजों का उपचार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बड़ी संख्या में डॉक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। भर्ती पूरी होने के बाद मरीजों को और अधिक गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इस आधुनिक मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रारंभिक चरण में 600 बेड की क्षमता के साथ आईपीडी सेवाएं शुरू की गई हैं। मेडिकल कॉलेज के पूर्ण रूप से संचालित होने के बाद महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को गंभीर उपचार के लिए जयपुर, रोहतक या फिर दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा।
भिवानी जिले के बहल में अखिल भारतीय किसान तथा तहसील बहल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक शुक्रवार को अनाज मंडी में आयोजित की गई। बैठक में किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देशवाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों के साथ प्रस्तावित व्यापारिक समझौता लागू होने पर भारतीय कृषि, डेयरी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन और कपड़ा उद्योग को सबसे अधिक नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह समझौता देश के किसानों, पशुपालकों और छोटे उद्योगों की आजीविका के लिए गंभीर चुनौती पैदा करेगा। उन्होंने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर इस समझौते के विरोध में 24 जुलाई को देश भर में भाजपा सांसदों के कैंप कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 22 से 24 जुलाई तक विभिन्न स्थानों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूंककर विरोध दर्ज करवाया जाएगा। बैठक में स्मार्ट मीटर योजना को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि इस योजना के लागू होने से आम उपभोक्ताओं और किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। उन्होंने तर्क दिया कि पहले से ही महंगी बिजली और बढ़ती लागत से किसान परेशान हैं। साथ ही स्मार्ट मीटर व्यवस्था से बिजली बिलों का भुगतान करना और भी अधिक कठिन हो जाएगा। वहीं प्रदेश में डीएपी और यूरिया खाद की भारी कमी को लेकर भी चिंता जताई गई। उन्होंने कहा कि किसान एक एक बैग के लिए भटकने को मजबूर है। बैठक में किसान हितों से जुड़े मुद्दों पर एकजुट होकर संघर्ष तेज करने का भी निर्णय लिया गया। दिल्ली में जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को समर्थन देने के लिए चौटाला परिवार की दोनों पार्टियों यानी कि जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो में होड़ मच गई। गुरुवार रात को रानिया से इनेलो एमएलए अर्जुन चौटाला ने वीडियो जारी किया जिसमें कहा, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी को सबसे पहले इनेलो की ओर से समर्थन दिया गया था। मैं शुक्रवार को जंतर मंतर पर पहुंच रहा हूं। इसके बाद इनेलो नेताओं ने दोपहर 2 बजे का समय तय करने की पोस्ट डाली। कुछ देर बाद जजपा ने भी पोस्ट जारी कर 2 बजे का ही टाइम रख दिया। इसके बाद इनेलो ने 4 बजे का टाइम रखा। शुक्रवार को अर्जुन चौटाला के पहुंचने से पहले ही पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपने भाई दिग्विजय चौटाला के साथ दिल्ली धरने पर पहुंच गए। अर्जुन चौटाला 5 बजे के बाद धरने पर पहुंचे। बता दें कि अर्जुन चौटाला ने पहले भी खुद को कॉकरोच जनता पार्टी का पहला विधायक कहा था, जिसका मजाक उड़ाते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अब इनेलो के पास एक ही विधायक रह गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक नहीं अनेक बार पेपर लीक की बात सामने आई है और एविडेंस भी सामने आए हैं, मगर आज तक इसके विरुद्ध न सख्त कानून बनाने का काम सरकार ने किया है और न ही ऐसे लोगों को पकड़ने का जिन्होंने देश के युवाओं से भविष्य से खिलवाड़ किया है। मांग करते हैं कि इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनकी छुट्टी करने का काम भी करें। वहीं इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने अपनी टीम के साथ शाम 5:30 बजे एंट्री दिखाई। इस दौरान उन्होंने वांगचुक के साथ कुछ समय बिताया। अर्जुन ने कहा कि युवाओं की यह लड़ाई जायज है। पेपर लीक से युवाओं का भरोसा व्यवस्था से उठा है। युवा बदलाव ला सकते हैं, इसलिए इनेलो हमेशा युवाओं को आगे आने का मौका देती है। पार्टी और वह खुद आगे भी लड़ाई में साथ देंगे। अगर आप हरियाली, बैकवाटर्स, खूबसूरत पहाड़ों और समुद्र तटों के बीच सुकून भरी छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी आपके लिए शानदार केरला टूर पैकेज लेकर आया है। गॉड्स ओन कंट्री, जिसे केरल अपने शांत बैकवाटर्स, मुन्नार के हरे भरे हिल स्टेशन, आयुर्वेदिक थेरेपी, कथकली नृत्य और मसालों के बागानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आईआरसीटीसी का टूर पैकेज 5 रात और 6 दिन का रहेगा, जिसकी शुरुआती कीमत 14,040 रुपए प्रति व्यक्ति रखी गई है। इस पैकेज में यात्रियों को होटल में ठहरने, भोजन और यात्रा से जुड़ी कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस यात्रा के दौरान पर्यटक केरल के कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की सैर कर पाएंगे। पैकेज में मुन्नार, एराविकुलम नेशनल पार्क, टी म्यूजियम, मट्टुपेटी डैम, इको पॉइंट, केरल के प्रसिद्ध बैकवाटर्स और एर्नाकुलम टाउन जैसी आकर्षक जगहें शामिल हैं। प्रकृति प्रेमियों और परिवार के साथ घूमने के इच्छुक लोगों के लिए यह पैकेज बेहतरीन ऑप्शन माना जा रहा है। पैकेज की विस्तृत जानकारी, यात्रा कार्यक्रम और बुकिंग से जुड़ी हुई सभी जानकारियां आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई द्वारा जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के पदों पर नियमित आधार पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई ने एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन पब्लिक डिस्क्लोजर लिस्ट यानी पीडीएल 2024 के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई तय की गई है। विस्तृत योग्यता व अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर चेक कर लें।
पाकिस्तान ने अपने अवैध कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान को देश का 5वां राज्य यानी प्रांत बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। गुरुवार को गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन करके इस क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने की मांग की। प्रस्ताव में कहा गया कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के दूसरे राज्यों के नागरिकों की तरह समान संवैधानिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाएं। इसी के साथ इस क्षेत्र को नेशनल असेंबली, सीनेट और अन्य संघीय संवैधानिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने की भी मांग की गई है। प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, नेता विपक्ष और 2 निर्दलीय विधायकों के हस्ताक्षर हैं। अब इसे आगे की मंजूरी के लिए पाकिस्तान की संसद भेजा जाएगा। बता दें कि फिलहाल पाकिस्तान में 4 ही राज्य हैं, यानी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जल्द ही देश में प्लास्टिक यानी पॉलीमर से बने नोटों का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह देश में नए जनरेशन की करेंसी लाने की आरबीआई के प्लान का अगला कदम है। रिजर्व बैंक शुरुआती फेज में सबसे पहले छोटी वैल्यू के नोटों पर इसकी टेस्टिंग करेगा। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहला पायलट प्रोजेक्ट 10 रुपए और 20 रुपए वैल्यू के छोटे नोटों के साथ शुरू होने की उम्मीद है। इस ट्रायल के नतीजों और अनुभवों के आधार पर ही आरबीआई आगे का फैसला लेगा। अगर यह टेस्टिंग पूरी तरह से सफल रहती है तो आरबीआई साल 2027 से देश में इन पॉलीमर नोटों का फुल स्केल लॉन्च शुरू कर सकता है। भारतीय बाजार में पॉलीमर नोटों के आने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मौजूदा कागजी नोट तुरंत चलन से बाहर हो जाएंगे। आरबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि नई करेंसी पुराने पेपर नोटों की जगह नहीं लेगी। बाजार में पॉलीमर और पेपर दोनों ही तरह के नोट एक साथ चलते रहेंगे। पॉलीमर से बने बैंक नोट ट्रेडिशनल कागजी नोटों की तुलना में बहुत अधिक टिकाऊ होते हैं। ये नोट पानी, गंदगी और धूल में भी सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा ये नोट आसानी से फटते भी नहीं है। इस वजह से बाजार में लंबे समय तक बिना फटे और साफ सुथरे बने रहते हैं। पॉलीमर बैंक नोट का इस्तेमाल दुनिया भर में कई विकसित देशों ने पहले ही शुरू कर दिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 964 अंक की तेजी के साथ 78,151 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी में भी 261 अंकों की तेजी रही और ये 24,334 पर बंद हुआ। आईटी, ऑटो और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। सोने चांदी की कीमतों में बात करें तो गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 415 रुपए गिरकर 1,41,264 रुपए पर पहुंच गया, तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी 797 रुपए घटकर 2,16,637 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं सोने के दाम इस हफ्ते 2104 रुपए और चांदी के दाम 3,753 रुपए गिरे हैं। इसके अलावा 22 कैरेट सोने का दाम 1,29,398 रुपए पहुंच गया है। साथ ही $1 का रेट 96 रुपए 53 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।